और एटीएस पुलिस को जब ओरिजिनल लोग नहीं मिले, जो करने वाले नहीं मिले, तो फिर उन लोगों ने ऐसे लोगों को उस केस में गिरफ्तार कर लिया जिनका कोई सिमी का पुराना केस है। जैसे बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों ने नहीं किया है, उसके बावजूद भी फिर वो ये कहते थे कि तुमने नहीं किया हमको मालूम है, लेकिन फिर भी तुमको जो है कबूल करना पड़ेगा, कन्फेशन स्टेटमेंट को साइन करना पड़ेगा। ऐसे हालात पैदा करेंगे कि भारत में कोई मुसलमान अपने बच्चों का नाम मुस्लिम नहीं रखेगा या उसको रखने से पहले 100 बार सोचेगा, हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे। मेरी बीवी जो है पर्दा करती है, उसको मतलब आज तक उसके देवरों ने भी नहीं देखा था, लेकिन मजबूरी की हालत में उसको जो है जॉब के लिए निकलना पड़ा, जॉब किया उसने। तो दहशतगर्दी एक ये ओपन हो चुका है अभी, पेंडोरा बॉक्स के बाहर आ चुकी है मामला। कर्नल को आर्मी के कर्नल को गिरफ्तार करना या किसी साध्वी को गिरफ्तार करना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि इनके खिलाफ सबूत है और यही लोग जो है करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने डेयरिंग से उनको गिरफ्तार किया। शाहिद आज़मी ने हमको बहुत हौसला दिया और जब भी किसी लीगल अड़चन में हम लोग फँसे हैं, उसमें हमको वो बराबर जो है गाइड करते रहे। मुस्लिम उम्मा के अंदर बेदारी होनी चाहिए, जिस पैमाने पर ऐसे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, मुस्लिम उम्मा को जो है उसका एहसास कम है, तो इसका दुःख होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। इस शख्सियत के अहम होने की कई सारी वजह हैं। एक तो ये कि हिंदुस्तान में स्टेट की तरफ से एक पैटर्न है जिसके ज़रिए मुस्लिम नौजवानों को परेशान किया जाता है और टेरर एक्यूज़ बना करके उनको अरेस्ट करके उनकी ज़िंदगी के बेशकीमती सालों को बर्बाद किया जाता है। बहुत सारे मुसलमान नौजवान टेरर एक्यूज़ हुए, बाद में 15 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल और 23 साल के बाद बाइज़्ज़त रिहा हुए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब वो लोग बाइज़्ज़त रिहा होते हैं तो उसके बाद उनकी जो ज़िम्मेदारी है, आम तौर से वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत है, अब्दुल वाहिद शेख, ये 9 साल जेल में रहे और 9 साल में इन्होंने अपना बहुत कुछ खोया, लेकिन 9 साल की कड़ी मुशक्कत के बाद इनको बाइज़्ज़त जेल से रिहाई मिली। उसके बाद इन्होंने बाज़ाब्ता से एक किताब लिखी बेगुनाह कैदी के नाम से। इतना ही नहीं, इनके नाम से बॉलीवुड की एक मूवी भी बनी हिमोलिम, जो अभी पिछले साल रिलीज़ हुआ है। बहुत इस्तकबाल है हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि क्या मामला था? किस तरह से आपको अरेस्ट किया गया और उससे पहले कैसे आपको परेशान किया जाता था? देखिए ये सिलसिला 2001 से शुरू है जब अमेरिका में 2 बिल्डिंगों को गिराया गया अच्छा। और उसके बाद पूरी दुनिया में वॉर ऑन टेरर के नाम पर मुसलमानों को सताया गया। हुँ, हुँ। और भारत के अंदर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया हुँ, यानी हुँ। सिमी को बैन किया गया, बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको बैन किया। उसके बाद से मुस्लिम नौजवानों को हिरासा करने का सिलसिला चल पड़ा। हुँ, हुँ। मुझे भी उस केस में अरेस्ट किया गया, जेल सही। में रखा गया और उसमें सिमी मेंबर की हैसियत से मेरा नाम अच्छा। शामिल किया गया। और जब भी मुल्क में कोई धमाका हुआ, कोई फसाद हुआ, कोई हाई अलर्ट हुआ, तो पुलिस ने जो है परेशान करना शुरू हुआ किया। अच्छा। 2001 से लेके 2006 तक के ये सिलसिला चलता रहा। चलता रहा। और फिर आप जानते हैं कि 2006 में बम्बई के अंदर लोकल ट्रेनों में 7 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें हुँ। 700 लोग ज़ख्मी हुए, 200 लोग हलाक हुए। सही। उसकी तफ्तीश जो है बम्बई की एटीएस पुलिस ने की और एटीएस पुलिस को जब ओरिजिनल लोग नहीं मिले, हुँ, जो हुँ। करने वाले नहीं मिले, तो फिर उन लोगों ने ऐसे लोगों को उस केस में गिरफ्तार कर लिया जिनका कोई सिमी का पुराना केस है, जैसे मुझ पर था और भी लोगों पर था। अच्छा। तो पुलिस ने इस तरह से पहले केस को बुनियाद बना करके ओके। दूसरे केस में हमको अरेस्ट किया। खाना-पूर्ति करने की कोशिश की। जी। ओके। तो उसके बाद ये जो 7 साल का जो लंबा अरसा था, जेल में किस तरह का आपका वक़्त गुज़रा? कैसे जो वहाँ पे एटीएस के लोग थे, जो आपसे आपका इन्वेस्टिगेट करते थे, जाँच-पड़ताल करते थे, उनका आपके साथ कैसा रवैया था? या और बहुत सारे नौजवानों की जो अरेस्टिंग हुई, उनके साथ उनका कैसा रवैया था? देखिए अरेस्टिंग के बाद जो है 2 मरहले होते हैं। एक होता है पुलिस कस्टडी, हुँ। उसका पीरियड मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना होता है जब सही। स्पेशल लॉज़ होते हैं। दूसरा मरहला होता है जुडिशियल कस्टडी। हुँ, हुँ। पुलिस कस्टडी के बाद आदमी को जेल भेज दिया जाता है, वो वहाँ रहता है। तो हुँ, हुँ। पुलिस कस्टडी में मैं 1 महीने था अच्छा। और वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और ओके। परेशान करते थे कि तुमने ये ब्लास्ट किया है, तुम हुँ, इसको कबूल करो। हुँ। और जब बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों ने नहीं किया है, उसके अच्छा। बावजूद भी फिर वो ये कहते थे कि हुँ, हुँ। तुमने नहीं किया हमको मालूम है, लेकिन फिर भी तुमको जो है कबूल करना पड़ेगा, कन्फेशन स्टेटमेंट को साइन करना पड़ेगा। अच्छा। तो इसलिए वो जो है टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। अच्छा, आपने 3rd डिग्री का नाम लिया। 3rd डिग्री के बारे में आप सरसरी तौर पे बताइए कि ये किस हद तक टॉर्चर करने की
एक पूरी प्रोसेस है? देखिए, पुलिस कस्टडी में भारत के अंदर पुलिस टॉर्चर करती है, ये आम बात है। हुँ, ये जुडिशरी भी जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाता है और उसके बाद कैदी को या एक्यूज़ को टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर सही, के 4 मरहले हैं। ओके, फर्स्ट डिग्री, थर्ड सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। और अच्छा, ये इन 4 मरहलों में टॉर्चर की या मारने की शिद्दत आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है। बढ़ा दी जाती है। थर्ड डिग्री में बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है और फोर्थ डिग्री में टॉर्चर आप पर ना करके रिश्तेदारों पर किया जाता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे फर्स्ट डिग्री में आपको वो नंगी-नंगी गालियाँ देंगे, ओके, आपको वो नंगा कर देंगे, ओके, आपको जो है वो खाना नहीं देंगे, हुँ, आपको वो सोने नहीं देंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, जब आदमी ये बर्दाश्त कर लेता है तो फिर सेकंड डिग्री में उसको पट्टों से मारा जाता है, डंडों से मारा जाता हुँ, है और उसको जो है आँखों आँखों पर पट्टी बाँध करके उसको मारा जाता है, अच्छा, अंधेरे कमरे में उसको रख कर के मारा जाता है। हुँ, हुँ, कई-कई घंटे उसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है। जब आदमी ये भी बर्दाश्त करता है तो फिर थर्ड डिग्री का मरहला आता है जो कि बहुत ही अनबियरेबल होता है अच्छा, और बहुत से लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और जहाँ पुलिस साइन करने के लिए कहती है वो करते हैं। मिसाल के तौर पे उसमें हुँ, हुँ, एक तो ये होता है कि आपके एनस में जो है केमिकल डाला जाता है जिससे आपकी पूरी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होता है। आपके पूरे दोनों पैरों को चीर दिया जाता है जिससे आपके यूरिन में खून निकलता है। आपको जो है उल्टा लटकाया जाता है, डंडा आपके एनस में डाला जाता है, आपको जो है वाटर बोर्डिंग की जाती है, हुँ, यानी आपको लिटा करके आपको बाँध दिया जाएगा और आग के ऊपर जो है पानी तेज़ी से डाला जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो थर्ड डिग्री में होती है। फोर्थ डिग्री में वो आपको नहीं मारेंगे, वो आपके भाई को लेकर आएँगे, हुँ, आपके सामने उसको मारा जाएगा, वो आपके बीवी-बच्चों को लेकर आएँगे, उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे, हुँ, उनके कपड़े निकालेंगे, नंगा करेंगे। तो इस तरह की तो ये थर्ड डिग्री में भी आदमी टूट जाता है और अगर कोई नहीं टूटता तो फिर फोर्थ डिग्री में वो आके टूट जाता है कि मेरे साथ तो हो सही, ही रहा है लेकिन मेरे माँ-बाप के या मेरे घरवालों के साथ क्यों हो रहा है और फिर हुँ, वो हुँ। जहाँ पुलिस साइन करने के लिए कहती है वो करता है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी जो है एक बाइज़्ज़त बरी बोल के एक बुक आई है, उसमें एक कैदी ने बताया है कि उनको ना सिर्फ़ ये कि मारते थे, बल्कि ये कहते थे कि मुझे मालूम है कि तुम कसूरवार नहीं हो, तुम बेकसूर हो, लेकिन हम फिर भी तुम्हें मारेंगे और रिलीजियस स्लर यानी मज़हबी गालियाँ देते थे। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें हैं, यानी हाँ, जो हाँ। बाज़ाब्ता से वो कह रहे होते जी, हैं। जी, जी। वो पुलिस हमारे साथ भी ये हरकत कर चुकी है कि उनको पता था कि भई हमने ब्लास्ट नहीं किया है, हमारा इस केस में कोई हुँ, लेना-देना हुँ, नहीं है, उसके बावजूद वो मारते थे। और गाली जो देना है, आम जो गाली है, पुलिस का तकिए कलाम है, उसके साथ ही साथ मज़हबी गाली, हुँ, कुरान को गाली देना, रसूल खुदा को गाली देना, इस्लाम को गाली देना हुँ, और ये कहना कि तुमको जो है भारत में रहना है तो मतलब ये बातें हम 2006 में हमने पुलिस के मुँह से सुनी है, भारत में रहना है तो हुँ, हुँ, वंदे मातरम कहना होगा आपको सही, और हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि भारत में कोई मुसलमान अपने बच्चों का नाम मुस्लिम नहीं रखेगा अच्छा, या उसको रखने से पहले 100 बार सोचेगा, हम हुँ, ऐसे हालात पैदा कर देंगे। तो हुँ, ये हुँ, बात पुलिस हमको पहले दिन से कहती थी और रिलीजियस जो गालियाँ हैं वो बड़े धड़ल्ले से वो देते थे। ओके। अच्छा, इसके अलावा केस के ताल्लुक से आप बताइए कि 9 साल आप जेल में रहे, किस तरीके से बाहर चीज़ें वर्कआउट हो रही थी? फैमिली कैसे वो तमाम जो पूरा एक पीरियड था उसको कैसे सस्टेन कर रही थी? देखिए, मैं तो एक घर का अकेला कमाने वाला था। मैं जब चला गया, मेरे माँ-बाप, मेरे बीवी-बच्चे सब परेशान हो गए। तो फिर मजबूरन मेरी बीवी को जॉब के लिए निकलना पड़ा। मेरी बीवी जो है पर्दा करती है, उसको मतलब आज तक उसके देवरों ने भी नहीं देखा था। हुँ, लेकिन मजबूरी की हालत में उसको जो है जॉब के लिए निकलना पड़ा, जॉब किया उसने। केस चूँकि बहुत बड़ा था और केस में जो वकील है, उनकी फ़ीस वग़ैरह बहुत ज़्यादा थी, वो कोई भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए हमने जमीयत उलमा को ख़त लिखा। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद जमीयत उलमा ने एक लीगल पैनल बिठाया शाहिद आज़मी के ज़रिए से और फिर उन्होंने हमको जो है वकील वगैरह मुहैया किया और फिर वो वकीलों ने हमारा पूरा केस आखिर तक लड़ा, अभी भी वो लड़ रहे हैं। हम उनके जो है एहसानमंद है हुँ, और सही बात ये है कि जमीयत अगर केस नहीं लड़ती तो हम शायद आज बाहर भी नहीं होते। हुँ, तो पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए रिहाई पर हुँ। और उसके बाद जो है जमीयत उलमा का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए वकला फ़राहम किए। अच्छा, इस दौरान आपने एक नाम लिया एडवोकेट शहीद शाहिद आज़मी का। बहुत सारी बातें हुई हैं, जिस तरह से आपके ऊपर बॉलीवुड की एक मूवी बनी है, शाहिद आज़मी साहब के ऊपर भी एक मूवी बनी और एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में जितनी बातें की जाए उतना कम है। तो आपको चूँकि उनके साथ मौका मिला कुछ वक़्त गुज़ारने का, तो आपने कैसा पाया उनको? शाहिद आज़मी हमारे डिफेंस लॉयर थे और वो कोर्ट में भी आते थे, जेल जेल में भी मुलाकात के लिए आते थे
और हर तरह से वो हमको हौसला देते थे, हमको समझाते थे कि हिम्मत हारना नहीं है, ये केस लंबा चलेगा, ये केस झूठा बनाया गया आप पर, वो पहले दिन से जानते थे। लेकिन कहा कि जब तक हम केस लड़ेंगे नहीं, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते और इसमें टाइम लग सकता है, कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता है। तो वो एक तरह से हौसला देते थे और दूसरा ये कि जमीयत उलमा को वो कन्विंस करते थे कि इस केस को लेकर के हमको सुप्रीम कोर्ट तक के जाना चाहिए। अलग-अलग इश्यूज़ पे, अलग-अलग लीगल पॉइंट पर वो गए भी ऊपर तक के और जमीयत को आमादा किया कि इस केस पर ख़र्च किया जाए ताकि ये बच्चे जो बेगुनाह हैं ये बाहर आए। और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए भी और वो उससे जजमेंट आने से पहले ही उनको शहीद कर दिया गया और वो जजमेंट भी हमारे फ़ेवर में नहीं आया, वो अलग बात है। अलबत्ता शाहिद आज़मी ने हमको बहुत हौसला दिया और जब भी किसी लीगल अड़चन में हम लोग फँसे हैं, उसमें हमको वो बराबर जो है गाइड करते रहे। जैसे आपके केस के बारे में है, उसी तरीके से उसी दरमियान मालेगाँव से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मैंने ये पढ़ा है, बल्कि कई लोगों से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मालेगाँव में जो आम मुसलमान थे वो बड़ा सपोर्ट करते थे उनको। तो आपके हवाले से या आपके साथ जो और लोग थे, उनको कम्युनिटी के या उनके रिश्तेदार किस तरह से उनके साथ जो है बिहेव करते थे? सपोर्ट का क्या मामला था उनका? क्या देखिए आपके कम्युनिटी के लोग जितना आपको सपोर्ट करे या आपके साथ जैसा सलूक किया उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, दोनों केस को अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग शहरों में अलग-अलग जगह पर हुए। जब बम्बई का जो केस है वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर है, रेलवे के अंदर हुआ है। हुँ, हुँ। मालेगाँव का ब्लास्ट एक कब्रिस्तान के अंदर दरगाह के कब्रिस्तान के अंदर हुआ है। तो दोनों ब्लास्ट होने की वजह से मुसलमानों का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा जी। डिफ़र करता है। वहाँ के मुसलमान पहले दिन से ये समझते थे और उनको यकीन था कि कोई मुसलमान कितना भी गिरी गई गुज़री हालत में हो, वो कभी कब्रिस्तान में या शब बारात के मौके से ब्लास्ट नहीं कर सकता। सही। इसलिए पहले दिन से पूरा मालेगाँव के मुसलमान उनकी बेगुनाही को जानते थे और उनकी बेगुनाही के लिए लड़ते थे और वो गली से दिल्ली तक उन्होंने जो है फ़ाइट किया, मुज़ाहरे किए, मेमोरेंडम दिया, प्रोटेस्ट किया, लगे रहे वो लोग। हुँ, हुँ। इसके लिए ये हुआ कि वो केस में लोगों को बेल मिल गई, बाद में वो डिस्चार्ज भी हो गए और फिर बाद में वो सीबीआई और एनआईए को केस गया और उसमें हिंदू दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। हमारा केस ऑल टुगेदर डिफरेंट रहा। यहाँ के भी मुसलमान, बम्बई के मुसलमान भी ये समझते थे कि ये बच्चे बेगुनाह है, लेकिन यहाँ पर एटीएस का बहुत ज़्यादा ज़ुल्म चल रहा था, किसी को भी उठा रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, तो मुसलमान खुल के सामने नहीं आ सके। उनको लगा कि अगर हम खुल के सामने आएँगे तो हमारे साथ भी जो है एटीएस अत्याचार कर सकती है और फिर उनको लगा कि जो भी इनकी मदद कानूनी की जा सकती है, हमको करनी चाहिए। इसीलिए पूरी उम्मत ने या बम्बई के मुसलमानों ने जमीयत उलमा की बड़ी मदद की हुँ, हुँ। ज़कात वगैरह दे करके और फिर वही पैसा जो है हमारे लीगल में काम आया और सही। इस तरह से वो केस पूरा चला। ओके। अच्छा, आपने इस जवाब को बताते हुए आपने जो है मालीगाँव का नाम लिया। मालीगाँव के साथ आपने कहा हिंदू दहशतगर्दी। मेरा ख़्याल है 2 महीना पहले एक तो ये कि चूँकि आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, इक्विट अंडर ट्रायल बोल के, जिस पे आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के हवाले से जो जिनके बारे में कोई बात करने की हिम्मत भी नहीं करता है। तो इसके लिए आप यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं। अ, अब सवाल की तरफ, ये है कि जिस तरह से आपने मालेगाँव के ताल्लुक से नाम लिया, तो अभी 2 महीना पहले नांदेड़ ब्लास्ट के ताल्लुक से एक एक शख्स है, उन्होंने आकर के बाज़ाब्ता से कोर्ट में एफ़िडेविट डाला था। तो ये जो हिंदू दहशतगर्दी का जो पूरा जो एक प्रोसेस है, पूरा जो एक मामला है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और आप लोगों को जो फँसाया गया तमाम मुसलमानों को जो एक नैरेटिव बनाया गया कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, उसमें इनका कितना रोल था? देखिए जैसे हिंदू दहशतगर्दी एक ये ओपन हो चुका है अभी, पेंडोरा बॉक्स के बाहर आ चुकी है मामला। हुँ, हुँ। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित गिरफ्तार हुए हुँ, हुँ। और उसमें जो है बहुत से उनके साथी गिरफ्तार हुए, तो उसी वक़्त ये बात खुल गई थी जब हेमंत करकरे एटीएस के चीफ थे हुँ, हुँ। और उन्होंने एकदम बेबाक अंदाज़ में उसकी तफ्तीश की और इन लोगों को गिरफ्तार किया। यानी किसी कर्नल को, आर्मी के कर्नल को गिरफ्तार करना या किसी साध्वी को गिरफ्तार करना कोई मामूली बात नहीं थी। बहुत बड़ी लेकिन बात। लेकिन उन्होंने देखा कि ये इनके खिलाफ सबूत है और यही लोग जो है करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने डेयरिंग से उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद से समझौता ब्लास्ट है, अजमेर ब्लास्ट है, दिल्ली मक्का का जो है मस्जिद मक्का ब्लास्ट। मस्जिद ब्लास्ट है। हुँ, तो इसमें ये हिंदू दहशतगर्दी का रोल सामने आता गया। अभी हाल ही में कर्नल पुरोहित के ऊपर एक बुक आई है। हुँ, हुँ, उस किसी शर्मा नाम की खातून ने लिखा है और उसमें उसने ये बताने की कोशिश की कि कर्नल पुरोहित जो कुछ भी काम कर रहा था हुँ, हुँ, अभिनव भारत के लिए, हुँ, वो हुँ। आर्मी के कहने पे कर रहा था।
तो ये ऑफ़िशियल ड्यूटी थी उसकी, इसलिए उसको जो है इस केस से डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए। हालाँकि सो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको डिस्चार्ज नहीं किया और कहा कि भई ये ऑफ़िशियल ड्यूटी नहीं थी, बल्कि ये एक अलग ही जो है उनकी कार्रवाई थी, जो वो हुँ, कर रहे थे। सही। इसी के साथ-साथ जो आपने ये कहा है कि हमारे केस में का मवाज़ना अगर हिंदू दहशतगर्दों के केसेस से किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हुआ यही है कि किया है उन्होंने और हमको जैसे आपने देखिए मुशर्रफ साहब की किताब आई है, हुँ, ब्राह्मणिस्ट बॉम्ब्ड मुस्लिम्स किल्ड। हाँ, बहुत अहम किताब है कि ब्राह्मणों ने बम ब्लास्ट किए हैं, हुँ, हिंदू दहशतगर्दों ने बम ब्लास्ट किए हैं और उस केस में झूठा मुसलमानों को फँसाकर उनको फांसियाँ दी गई है। इस हुँ, किताब पे बड़ा वावेला मचा है, अमेज़न पर भी ये किताब अवेलेबल है और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव किताब है, पढ़ने लायक किताब है। हुँ, तो ये बात सही है कि हिंदू दहशतगर्दों ने ये सब दहशतगर्दाना कार्रवाई की है हुँ। और इनका पूरा इल्ज़ाम जो है मुस्लिम नौजवानों पर, बेगुनाहों पर डाल दिया गया। जिस तरीके से आपने किताबों के ताल्लुक से बताया, तो माशाल्लाह आपने भी एक किताब लिखी बेगुनाह कैदी बोल के। फिर अभी रिसेंटली आपकी एक किताब आई जिसके ताल्लुक से बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और तमाम तरीक़ों से कोशिश की गई है कि इस किताब का इजरा ना हो और इसको पब्लिश ना किया जाने दिया जाए। तो ये जो पूरी चीज़ है, इसके बारे में बताइए और साथ ही ये बताइए कि किताब लिखने का आइडिया कैसे आया? देखिए मैं तो जब जेल में था 2014-15 में तब मैंने वो किताब बेगुनाह कैदी लिखी थी, बाहर आने के बाद वो छपी। उसके बाद 7 साल का अरसा है मेरी कोई किताब आई नहीं। तो मुझे दिल्ली से एक साहब ने फ़ोन किया और कहा कि भई इशरत जहाँ के घरवाले परेशान हैं, उनके घर पे जाना चाहिए, उनको उनको मिलना चाहिए। हुँ, हुँ। मैंने जा कर के उनसे मुलाकात की, उनकी परेशानी को कुछ हद तक अच्छा ये के बात 2014-15 की है। नहीं, नहीं, मैं 2014-15 में तो मैं जेल में था। ओके, अभी आने के बाद 2000 गालिबन 2018 में ओके। मुझे फ़ोन आया था कि इस तरह का मामला है। मैं इशरत जहाँ के घरवालों से मिलने गया, उसकी वालिदा की हालत देखी हुँ, हुँ। और बहुत मुझे दुःख हुआ और हमारे बम्बई के करीब मुंब्रा एक इलाका है, वहाँ रहते हैं उसके घरवाले। अच्छा। तब फिर मुझे ये एहसास हुआ कि इशरत के मामले में बड़ी कंट्रोवर्शी है, बहुत हुँ, बड़ा केस है और सब जो है यहाँ-वहाँ फैला है। मुसलमानों के अंदर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हुँ। बल्कि कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है सही। एजेंसीज़ की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। तो मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि इस पर एक किताब लिख कर के सारे कन्फ्यूज़न को दूर किया जाना चाहिए और एक मुदल्लल किताब लिखी जानी चाहिए कि इशरत जहाँ को क्यों मारा गया। सही। इसी सवाल के का जवाब देने के लिए मैंने फिर रिसर्च और तहकीक शुरू की और फिर हुँ, ये किताब मैंने लिखी। और अभी पूना में उसका इजरा करना था जिसमें एस एम मुशर्रफ साहब और जस्टिस कोलसे पाटिल साहब उसमें आने वाले थे, लेकिन वहाँ पर आईबी और पुलिस के दबाव में वो हॉल में परमिशन नहीं दी गई हुँ, हुँ। और उसको कैंसल किया। लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग नाउम्मीद नहीं हैं, हम दूसरे शहरों में इसके इजराई प्रोग्राम करेंगे और बताएँगे अवाम को, जनता को कि इशरत जहाँ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है हुँ, और जिन पुलिस वालों ने इशरत जहाँ को गलत एनकाउंटर में मारा है हुँ। उनको जो है सज़ा होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज़ जानना चाहूँगा, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नौजवान जो बाद में अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती 15 साल या 10 साल जब जेल में रहने के बाद बाइज़्ज़त रिहा होकर के आते हैं, तो वो मीडिया में नहीं आते हैं या ये है कि लाइमलाइट में आने से बचते हैं। इसकी कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से आपने ये बागडोर सँभाला और भी 1-2 ब्रदर्स हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तो आपको क्या लगता है उनका आ करके गुफ्तगू करना और ये एक जो नैरेटिव बनाया जाता है उसको ब्रेक करना, लोगों को अवेयर कराना कितना ज़रूरी है? नहीं, ये बात तो सही है कि आना चाहिए, जो लोग भी जेल से छूट कर आए हैं, जो लोग इस पूरे मामले से गुज़रे हैं, जो जिन पर बीती है, जो जानते हैं हकीकत, वो उनको आना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन लोगों को डर रहता है कि भई हमको जो है वापस से किसी झूठे केस में फ पट पकड़ कर जो है फँसा ना दिया जाए हुँ, हुँ। या हमारी जो नौकरी और कारोबार है, उस पर कोई जो है ज़र्ब ना पड़े। बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर भारत के अंदर हर रिहा होने वाले बंदे को हम अप्रोच करते हैं। हुँ, हम इसीलिए हमने एक एनजीओ बनाई है जिसका नाम है इनोसेंट नेटवर्क और हम चाहते हैं कि वो हमारे नेटवर्क से जुड़े, वो काम करे, दूसरे बेगुनाह कैदियों की रिहाई के लिए काम करे, अपनी आपबीती लिखे और पूरा जो है मिल्लत के लिए, कौम के लिए एक एक्टिविज़्म में आए वो। बहुत से लोग जुड़ते भी हैं, बहुत से लोग इनकार कर देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हर कोई आकर के इस मेन स्ट्रीम में या खुले तौर पर पे बात करे ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि मुल्क में, भारत में हुँ, हुँ। मुस्लिम नौजवानों के साथ क्या और कैसे हो रहा है। अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेल के अंदर अब भी बंद हैं, बहुत सारे लोगों की रिहाई हुई है। उनमें से कोई ऐसा खुद आपका भी बहुत मुश्किल तरीन वक़्त गुज़रा है, लेकिन कोई ऐसी स्टोरी जिसको सुन कर के उनके घर वाले जो बाहर हैं, उनको कुछ ऐसी परेशानी फ़ेस करना पड़ रही है, जिसको सुन कर के आपको बड़ी तकलीफ़ होती है और आप ये सोचते हैं
कि क्यों लोग आकर के उनको सपोर्ट नहीं करते हैं या फाइनेंशियल असिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा कोई स्टोरी? हमारे केस के 12 लोगों की स्टोरी सबसे दर्दनाक और सबसे जो है हैरतनाक स्टोरी है कि 12 के 12 लोग बेगुनाह हैं। इतने बड़े बम ब्लास्ट में गिरफ्तार किए गए, पिछले 16-17 साल से जेल में हैं। इस केस में 5 लोगों को फांसी की सज़ा है और 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा है। लेकिन जमीयत उलमा लीगल कार्रवाई कर रही है, लीगल लड़ाई लड़ रही है, ये सही बात है। लेकिन उसके अलावा जो उनको रिलीफ़ मिलना चाहिए ना, उनको पिछले 16 सालों में ना कभी पैरोल मिला है, ना फ़रलो मिला है, ना कभी बेल मिली है। ना उनको टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन की इजाज़त दी जा रही है। उनको एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी जो है बड़ी, आज भी देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में मैटर था एक एक्यूज़ का हमारे, उनको अभी तक के ऑर्डर नहीं दिया है, कल की डेट दी है। तो मुझे लगता है हमारा केस सबसे आइडियल केस है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हुआ है और इसमें कोई रिलीफ़, कोई राहत हुकूमत, पुलिस या अदालत नहीं दे रही है। ये अफ़सोस की बात है और मैं मिल्लत से भी ये गुज़ारिश करूँगा कि इस केस के अंदर जो है मदद के लिए, हर तरह से मदद के लिए मिल्लत को आगे आना चाहिए। 9 साल आप जेल के अंदर रहे, 9 साल के बाद आपकी रिहाई हुई। क्या आप मुतमईन हैं आपके साथ इंसाफ हुआ? नहीं, इंसाफ़ तो नहीं हुआ, इसको कहते हैं इंसाफ़ क के साथ मज़ाक हुआ है। यानी एक आदमी बेगुनाह है और 9 साल आपने जेल में रखा और सिर्फ़ एक सेंटेंस आपने कहा कि आपको तमाम चार्जेस से जो है एक्विट किया जा रहा है। लेकिन 9 साल का भुगतान क्या है? अगर मैं कहता हूँ उसका तो भुगतान करोड़ों रुपए भी नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। साथ ही साथ इन्होंने उन ऑफ़िसरों को प्रोसिक्यूट करने का भी ऑर्डर नहीं दिया जिन्होंने हमको इस गलत केस में फँसाया था। ना उन्होंने ये कहा कि पुलिस ऑफ़िसर्स या स्टेट माफ़ी माँगे कि आपने एक बेगुनाह को फँसाया और 9 साल उसकी ज़िंदगी के बर्बाद हुए, कुछ भी नहीं। यानी ऐसा लगता है कि अदलिया जो है अपने काम को आधा-अधूरा करती है और वो ख़त्म हो जाता है मामला, बल्कि उसको पूरा मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए कि भई ये अगर बेगुनाह है तो क्यों बेगुनाह है? कैसे ये मतलब इसकी बेगुनाही सामने आई है तो क्यों इसको फँसाया गया था? कौन इसके ज़िम्मेदार है? इसको क्या जो कम्पेंसेशन दिया जा सकता है? इसको क्या रिहैबिलिट किया जा सकता है? ये सारे सवालात के जवाबात देना। अब देखिए, आप जितने बम ब्लास्ट केस से या टेरर केस से लोग बाहर आ रहे हैं, हुँ, हुँ। उनकी बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मसला है। उनको सही रोज़गार बात। नहीं मिल रहा है, उनको कोई जॉब पर नहीं रखता है, उनको कोई काम नहीं देता है, तो वो अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए बड़ी तगड़-दौ करते हैं। हुँ, हुँ, तो ये जो है अदालत का बड़ा एकतरफ़ा हुँ। समझिए कि एक फ़ैसला होता है। अदालत को इस बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जैसे आपने अदालत के ताल्लुक से कही, तो आपकी जब गिरफ्तारी हुई या और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो बाज़ाब्ता से एक बम ब्लास्ट होता था। उसके बाद मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करते थे। पिछले 5-7 सालों में चीज़ें बदल गई हैं, अब बम ब्लास्ट भी नहीं होता है। अब कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हुआ, उसके बुनियाद पे गिरफ्तार कर लिया, कहीं पे किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, उसके बुनियाद पे गिरफ्तार किया और यूएपीए जैसे ड्रैकोनियन लॉज़ में उनको जो है चार्जशीट में डाल करके उसके बाद उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। तो ये जो एक तस्वीर हिंदुस्तान का बदला है, पहले भी बहुत अच्छा नहीं था लेकिन अब जितना खतरनाक हो गया है, मुल्क का मुस्तकबिल आप कैसे कहाँ देखते हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि भारत में जो है ज़ुल्म बतदरीज और दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। मुसलमानों को पर्सिक्यूट करने का मामला तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी आप कल तक तो ये हो रहा था कि भई हमारी मसाजिद हमसे छीनी जा रही थी। बाबरी मस्जिद का आप जजमेंट देख लीजिए, कितना मज़ा का ख़ेज़ है। सारी चीज़ें उसमें तस्लीम कर ली गई कि कोई मंदिर नहीं था या मंदिर तोड़ कर के मस्जिद नहीं बनाया गया। उसके बावजूद भी वो मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया। तो ये बात बढ़ते-बढ़ते अब ये है कि मॉब लिंचिंग तक आ गई है और घर वापसी और लव जिहाद, और उसके बाद बात आ गई है, कानून बन गया है कि आपकी शहरियत भी छीन रहे हैं और डिटेंशन सेंटर बड़े पैमाने पर बनाए बनाए जा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो मैं समझता हूँ कि भारत का मुस्तकबिल ये है खाना जंगी की तरफ ले जा रहा है। अगर ये लोग समझते हैं, हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट अगर ये समझता है कि बहुत आसानी से ये कर देंगे, तो 20-25 करोड़ लोगों को इतनी आसानी से आप जो है डिटेंशन सेंटर में नहीं डाल सकते, उनकी शहरियत नहीं छीन सकते। तो ये जो है सिविल वार हो जाएगा, खाना जंगी हो जाएगी और खाना जंगी के नतीजे में भारत जो है बड़ी मुश्किल में आ सकता है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह के हरकतें, इस तरह के कानून नहीं बनाए जाए जो कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटिव है, हुँ, हुँ। जो किसी एक कम्युनिटी को जो है परेशान करने वाले हैं, दबाने वाले हैं। हुँ, हुँ। बल्कि ये तो अब कर्नल पुरोहित ने जो कि जिस वक़्त उसका केस हुआ था, तो उसने तो बाकायदा हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, सही। हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन उसने पेश किया था, उसको पढ़कर सुनाया था और कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर देना चाहिए। तो हिंदू सही। राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, धर्म संसद के अंदर जो है जेनोसाइड की बात हो रही है। तो हुँ, हुँ। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो ये एक अच्छी अलामत नहीं है।
बल्कि ये जो है मुल्क को तोड़ने की अलामत है। बिल्कुल, हम दुआ करेंगे कि हिंदुस्तान के हालात अच्छे हों और एक खाना जंगी की तरफ जो मुल्क जा रहा है ऐसा ना हो, क्योंकि ये मुल्क एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ सबको मिल-जुल कर के रहना ही इम्पोर्टेंट है और डाइवर्सिटी जो है वही इस मुल्क की खूबसूरती है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अब आप जेल से बाहर हैं अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी महसूस तो ये होता है कि आज़ाद तो है, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर रहे हैं, घरवालों को भी सँभाल रहे, घर में भी हैं। लेकिन एक एक बेचैनी, एक कर्ब ये होता है कि जो बेशुमार बहुत सारे मुस्लिम नौजवान जो बेगुनाह है और जेलों के अंदर है और उनको कोई रिहायत राहत नहीं मिल रही है, तो एक कुड़न सी होती है कि उन सब के लिए जो है राहत होनी चाहिए, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। और दूसरी ये है कि मसरूफ़ियत है, वक़्त नहीं मिलता, किताबें भी लिख रहे हैं, चैनल भी चला रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जिस पैमाने पर मुस्लिम नौजवानों के अंदर, मुस्लिम उम्मा के अंदर बेदारी होनी चाहिए, जिस पैमाने पर ऐसे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, मुस्लिम उम्मा को जो है उसका एहसास कम है, तो इसका दुःख होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर मुस्लिम उम्मा जो है सिर्फ़ कैदियों की रिहाई के लिए अगर कुछ एक अमली जामा उसको पहनाए, कुछ अगर काम करे मिल कर के, जैसे जमीयत उलमा कर रही है काम, हुँ, हुँ, उसके साथ ही अगर दूसरी तंज़ीमें भी अगर इस तरह का काम करे, तो हुँ, मैं हुँ, समझता हूँ कि बहुत हद तक के कैदियों को राहत मिल सकती है। हुँ। बिल्कुल, बहुत तफ़सील से आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, जेल के अंदर कैसे टॉर्चर किया जाता है, किस तरीके से कन्फेशन करते हैं, किस तरीके से हिंदू दहशतगर्दी की जो तमाम चीज़ें हैं वो सीन के अंदर आती है, फिर हमारा क्या रोल है, जमीयतुल उलमा हिंद क्या कर रही है, बहुत तफ़सील से आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक शुक्रिया। यू।